अ, एक जबरदस्त तेज दिमाग, मतलब ऐसी याददाश्त कि जो एक बार पढ़ लिया वो हमेशा के लिए छप जाए, और एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे कोई हिला ना सके। क्या इन सब का कोई एक सीक्रेट हो सकता है? कोई प्राचीन फॉर्मूला जो आज भी काम करता हो? ये सवाल तो हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है। और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है और शायद सरल भी। बिल्कुल। आज हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के आईने में ब्रह्मचर्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे हाथ एक लेख के कुछ हिस्से लगे हैं जिसका शीर्षक है ब्रह्मचर्य, बुद्धि और चरित्र की नींव। इसमें विवेकानंद के कोट्स पर खास जोर दिया गया है। तो हमारा मिशन यह है कि इस प्राचीन विचार को आज के दौर के लिए डीकोड किया जाए। बिल्कुल। क्या ये वाकई किसी की इंटेलेक्चुअल और पर्सनल ग्रोथ का आधार बन सकता है? हाँ, यही सवाल है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक विचार किसी इंसान की मेमोरी, इंटेलेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस पहेली को एक एक कर सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, ब्रह्मचर्य। ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तो एक ही बात आती है। शारीरिक संयम? हाँ, सिलेबसी। लेकिन क्या लेख में भी इसका मतलब इतना ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के मुताबिक ये परिभाषा बहुत ही सतही है। अच्छा। ये तो बस आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असल में ब्रह्मचर्य 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। 3 चीजों का? ओके। हाँ, विचारों की शुद्धता, इंद्रियों का नियंत्रण और सबसे जरूरी, ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल। इसमें सबसे ज्यादा जोर मन पर दिया गया है। मतलब असली खेल शरीर से पहले दिमाग में खेला जाता है। एग्जैक्टली। देखिए, लेख में एक बहुत दमदार लाइन है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, और मन की सबसे बड़ी शुद्धि आती है ब्रह्मचर्य से। अगर मन में ही उथल-पुथल है, बेकार के विचार चल रहे हैं, तो बाहरी कंट्रोल ज्यादा देर टिक ही नहीं सकता। ये एक ऐसे डैम की तरह है जिसकी नींव ही कमजोर हो। बिल्कुल। विवेकानंद के दर्शन में जब मन शुद्ध और नियंत्रित होता है, तो बाकी इंद्रियां खुद ब खुद अनुशासित हो जाती हैं। यहाँ एक बात थोड़ी और क्लियर करनी होगी। ये सब सुनने में त्याग या किसी चीज को छोड़ने जैसा लगता है, लेकिन आपने ऊर्जा का सही इस्तेमाल कहा। इसका क्या मतलब है? आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। ये त्याग या दमन के बारे में है ही नहीं। ये है एनर्जी के मैनेजमेंट के बारे में। एनर्जी मैनेजमेंट? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके फोन की बैटरी। अगर आप एक साथ 20 ऐप्स खोलकर रखेंगे, नोटिफिकेशंस लगातार आते रहेंगे। तो बैटरी तो जाएगी। बिल्कुल, और फोन भी धीमा चलेगा। हाँ, ये तो रोज होता है। विवेकानंद यही कह रहे हैं कि हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी उस बैटरी की तरह ही है। जब हम उसे इंद्रियों के सुख या बेकार की चिंताओं में बिखेर देते हैं, तो हमारी मेन प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को बचाने और उसे किसी एक जरूरी और बड़े काम पर लगाने की कला है। ये रूपांतरण है, दमन नहीं। ओके, ये फोन बैटरी वाली एनोलॉजी से बात बहुत साफ हो जाती है। तो मतलब यह है कि अपनी एनर्जी को बचाने से दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। कह सकते। चलिए, इसी कनेक्शन को और गहराई से समझते हैं। लेख में विवेकानंद का एक जबरदस्त कोट है, ब्रह्मचर्य ही वो आधार है जिस पर महान बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति और अद्भुत आत्मबल खड़ा होता है। अब ये तीनों चीजें, बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मबल, हाँ, इंटेलेक्ट, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इस एनर्जी मैनेजमेंट से कैसे जुड़ती हैं? ये कनेक्शन थोड़ा जादुई सा नहीं लगता? ये जादुई लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। लेख इसे ऊर्जा के सिद्धांत से ही समझाता है। अच्छा। जब हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, तो वो कहीं जाती नहीं है, वो शरीर में ही रहती है। हमारे सिस्टम में उस ऊर्जा को ओज कहा गया है। ओज? हाँ, और जब ये ओज बढ़ता है, तो ये सबसे पहले मस्तिष्क को पोषण देता है। ये दिमाग के लिए एक हाई क्वालिटी फ्यूल की तरह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमारी बुद्धि, यानी चीजों को समझने और एनालाइज करने की शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल। जब दिमाग को पूरी और बिना रुकावट के ऊर्जा मिलती है, तो उसकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चीजों के बीच के कनेक्शन ज्यादा साफ दिखने लगते हैं, एकाग्रता या फोकस गहरा हो जाता है। लेख में कहा गया है कि जब ऊर्जा अध्ययन में, ध्यान में या सेवा में लगती है, तो वही इंसान असाधारण बन जाता है। ये कोई नया दिमाग मिलना नहीं है, बल्कि अपने मौजूदा दिमाग को उसकी 100% क्षमता पर इस्तेमाल करना है। और याददाश्त का क्या? लेख में विवेकानंद का अपना उदाहरण दिया गया है।
कहते हैं कि उनकी याददाश्त इतनी गजब की थी कि एक बार जो सुन लिया वो जीवन भर याद रहता था। हाँ, ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। हाँ, और विवेकानंद खुद इस सुपर पावर का क्रेडिट ब्रह्मचर्य को देते हैं। लेख में उनका एक और कोट है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी स्मरण शक्ति अचूक हो जाती है। अचूक? बिल्कुल, इसे भी उसी बैटरी वाले लॉजिक से समझिए। जब आपका मन शांत और फोकस्ड होता है तो वो किसी भी जानकारी को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। लेकिन अगर आपका मन 10 जगह बिखरा हुआ है तो वो एक छलनी की तरह होता है। जानकारी एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। ये मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। जब हम परीक्षा से पहले पूरी रात जागकर पढ़ते थे तो अगले दिन दिमाग बिल्कुल खाली लगता था। सब कुछ पढ़ा होता था लेकिन कुछ याद नहीं आता था। सही कहा। शायद हम अपनी पूरी एनर्जी एक ही रात में खत्म कर देते थे। आपने बिल्कुल सही अनुभव पकड़ा। विवेकानंद इसी छोटे से अनुभव को जीवन के एक बड़े सिद्धांत में बदल रहे थे। एक फोकस्ड मन चीजों को दिमाग में अंकित कर लेता है, जबकि एक थका हुआ और बिखरा हुआ मन उन्हें भूल जाता है। ठीक है, बुद्धि और याददाश्त वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि ये दोनों सीधे सीधे दिमाग से जुड़ी हैं। लेकिन इस लिस्ट में तीसरी चीज है आत्मबल या सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये तो एक भावना है, एक एहसास। ये ऊर्जा बचाने से कैसे जुड़ता है? ये कनेक्शन मैं अभी भी पूरी तरह नहीं जोड़ पा रहा हूं। ये सबसे दिलचस्प कनेक्शन है। जब कोई इंसान अपनी इंद्रियों और अपने मन पर काबू पाना सीख जाता है, मतलब सेल्फ कंट्रोल? हाँ, मतलब जो वो करना चाहता है वो कर पाता है और जो नहीं करना चाहता उससे खुद को रोक पाता है, तो उसके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे ये एहसास होता है कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है। मतलब ये सेल्फ कंट्रोल से पैदा हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट है? बिल्कुल। हर बार जब आप किसी गलत आदत या इम्पल्स को ना कहते हैं तो आप अपने अंदर के आत्मबल वाले मसल को थोड़ा और मजबूत करते हैं। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप हर रोज जिम जाकर वजन उठाते हैं। धीरे धीरे आपकी मसल्स बनती हैं। उसी तरह रोजाना छोटे छोटे संयम बरतने से आपका आत्मबल बनता है। ऐसा इंसान फिर बाहरी परिस्थितियों से आसानी से हिलता नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति का सोर्स उसके अंदर होता है, बाहर नहीं। तो अगर मैं इसे आज के दौर से जोड़ूं तो ये कुछ ऐसा हुआ कि जब आपका मन करे कि बस 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख लूं, लेकिन आप खुद को रोक कर अपने काम पे लगे रहें। हाँ, तो वो छोटा सा एक्शन भी आपके आत्मबल को बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। वो हर छोटा ना आपके आत्मविश्वास में एक ईंट जोड़ रहा है, और यही आत्मबल आगे जाकर एक मजबूत चरित्र की नींव बनता है। इसीलिए लेख में विवेकानंद का वो मशहूर कोट भी है। कौन सा? चरित्र ही शक्ति है और ब्रह्मचर्य चरित्र की नींव है। बिल्कुल सही। इससे मुझे एक और सवाल पर आना है जो शायद सबसे जरूरी है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ये आज के डिजिटल युग में प्रैक्टिकल हैं? बहुत जरूरी सवाल है। विवेकानंद के समय में ध्यान भटकाने के लिए स्मार्टफोन या नेटफ्लिक्स नहीं थे। आज तो हमारी ऊर्जा और हमारा ध्यान हजारों जगह बटा हुआ है। ऐसे में इस आइडिया को कैसे लागू किया जा सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और मैं तो मानती हूँ कि इसी वजह से ये अवधारणा आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। ज्यादा प्रासंगिक कैसे? देखिए, विवेकानंद का संदेश था अपनी ऊर्जा को एक दिशा दो, और आज का डिजिटल वर्ल्ड किस चीज पर चल रहा है? आपकी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेरो। बिल्कुल। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर एड आपका ध्यान खींचना चाहता है। तो एक तरह से आज की दुनिया इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। हाँ, और इसीलिए आज संयम की जरूरत और भी ज्यादा है। लेख में आज के युवाओं को सीधे सीधे संबोधित किया गया है। अगर कोई तेज बुद्धि, एकाग्रता, आत्मविश्वास और चरित्र चाहता है तो उसे अपनी डिजिटल आदतों पर लगाम लगानी ही होगी। ब्रह्मचर्य का आधुनिक रूप डिजिटल डिटॉक्स या फोकस्ड होकर काम करना हो सकता है। यह चुनना कि आप अपनी ऊर्जा रूपी बैटरी कहाँ खर्च करेंगे। इसमें एक चेतावनी भी दी गई है, संयम के बिना बुद्धि टिक नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप शायद बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, इंटरनेट से बहुत कुछ सीख लें, लेकिन अगर आपके जीवन में अनुशासन और संयम नहीं है तो वो ज्ञान सतही होगा। अच्छा। आप मुश्किल समय में उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मन शांत नहीं होगा। एक अशांत मन सही फैसले नहीं ले सकता। ज्ञान को ताकत बनाने के लिए संयम की नींव बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अहम बात है। सफलता का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा चरित्र बनाना है जो उस जानकारी को सही तरह से इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल।
और लेख का जो आखिरी संदेश है वो इसी भावना को पकड़ता है। वो एक पुकार है, उठो, जागो और अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो, उसे निर्माण में लगाओ। ये ब्रह्मचर्य को किसी बंधन की तरह नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति, एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में दिखाता है। ये एक ऐसी पावर है जो आपको अपनी कमजोरियों से ऊपर उठाती है। और वो आखिरी लाइन, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये तो बुद्धि और आत्मबल की उड़ान है। ये पूरे आइडिया को एक नेगेटिव क्या नहीं करना है कि लिस्ट से निकालकर एक पॉजिटिव क्या बनना है की सोच में बदल देती है। हाँ, सही कहा। ये अपनी ही आदतों और कमजोरियों की गुलामी से आज़ादी का रास्ता है। और जब कोई इंसान इस आज़ादी को महसूस करता है तो उसकी बुद्धि और आत्मबल की उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती। यही विवेकानंद के संदेश का असली सार है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यह है कि स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य का नजरिया सिर्फ शारीरिक नियमों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका केंद्र है अपनी ऊर्जा को पहचानो, उसे बेकार की चीजों में बहने से रोको और फिर उसे अपने सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। हमने देखा कि कैसे ये एक ही सिद्धांत हमारी याददाश्त, बुद्धि और चरित्र तीनों को एक साथ मजबूत बना सकता है। हाँ, ये आत्मनियंत्रण को व्यक्तिगत विकास की सबसे बड़ी कुंजी मानता है। और ये आज भी उतना ही सच है जितना विवेकानंद के समय में था। ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल भी हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है। क्या? लेख ऊर्जा को एक दिशा में लगाने की बात करता है। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि फोकस का संकट है। सही बात है। हमारी ऊर्जा सैकड़ों छोटी छोटी धाराओं में बटी हुई है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी उस बिखरी हुई डिजिटल ऊर्जा का सिर्फ 50% भी किसी एक स्किल, एक प्रोजेक्ट या एक रिश्ते को बेहतर बनाने में लगा दें, तो नतीजे कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं। शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा।